अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की समाअत, और ऐसे में ये डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब उनसे तलब कर लिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म के वकील ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल, आपको ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अकबर एस बाबर को इस हवाले से नोटिस भी जारी करके जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान के वकील की जानिब से ये कहा गया, और केस करने से कबल अकबर एस बाबर पीटीआई से निकाले जा चुके थे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था कि अकबर एस बाबर को पार्टी रुकन करार दे। और इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत हुई। पीटीआई के सेनेटर की दरख्वास्तें मुस्तरद करने की सज़ा, कहा मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, अगर गलत हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दें। वकील बोले इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइंड बनाकर बैठा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी, बोले डिक्टेट ना करें। मेंबर अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि अगर माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या केस इतना वक्त लेता। समाअत की मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल तनोली, बताइएगा इस समाअत के बारे में। आज देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत हुई है। फैसल वाडा का हल्फनामा बिल्कुल दुरुस्त है, 1 रुपये का झूठ भी नहीं बोला। फैसल वाडा की वकील की जानिब से ये कहा गया है, ताहम फैसल वाडा जो है वो खुद रोस्टम पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने कोई ऐसी चोरी नहीं की जिसकी बिना पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन में मेरे हल्फनामा पर तहकीकात करा ले, मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की हो। उन्होंने साथ ही साथ दीगर केसों का हवाला भी दिया और फैसल वाडा की जानिब से ये भी कहा गया है कि कौमी असेंबली की नशिस्त से वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इसलिए उनकी दरख्वास्त जो है उसको कबूल किया जाए। क्या ये बात है कि जिस पर कमीशन की जानिब से कमीशन की को भी ये कहा गया है कि कमीशन पहले से माइंड बनाकर बैठा है। वकील जो है फैसल वाडा के, उनकी जानिब से ये कहा है, जिस पर मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी की जानिब से बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि क्या अगर हम माइंड बनाकर बैठे हैं तो 1 साल से इस केस की समाअत हो रही है, 1 साल के से ये मुकदमा ज़ेर समाअत है। अगर माइंड बनाकर बैठे हैं तो केस में इतना लंबा वक्त ना लगता था। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फैसल वाडा को दोबारा बैठने की हिदायत की गई है और कहा है कि आपकी तरफ से जज्बाती बयानात आ रहे हैं कि अगर मैं इस केस में कोई ऐसी बात हो तो मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए। इस केस में फांसी का ऐसा भी कोई भी कानून मौजूद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर की जानिब से ये फैसल वाडा को कहा गया है। ताहम फैसल वाडा से 6 अप्रैल तक जवाब भी मांगा गया और कहा जो मेंबर उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे सेनेट में पीपल्स पार्टी के, उनकी दरख्वास्त पर कहा गया है कि मेंबर के रिमार्क से कमरा अदालत में मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसे इस तरह की दरख्वास्तों पर माजी में होता समाअत है। अब 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, अपडेट किया आपने। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा का कहना है कि पीडीएम के सियासी लावारिसों ने उनके खिलाफ सियासी केस बनाया, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इंशाल्लाह जीत हक की होगी। फतह होती है और मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन का भी कि वो बिल्कुल तरीके से सुन रहे हैं दोनों पार्टीज़ को। और ये जो इनके पीछे जो पीडीएम के सियासी लावारिस हैं, उन सियासी लावारिसों का एक्चुअली ये पॉलिटिकल केस उन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन इनके हमेशा पहले गलाई से पकड़ा है हमने, अब मैं इनके हलक से पकड़ूंगा इनको। मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में तेजी, नैब ने 26 मार्च को एक और केस में बुला लिया। अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे। नैब 26 मार्च को मरियम नवाज से 1 नहीं 2 केसेस में तहकीकात करेगा। एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज को एक और केस में बुला लिया। जाती उमरा में 1480 किनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली के हवाले से पूछगिछ होगी। नैब के मुताबिक 2013 में शरीफ फैमिली ने 3500 किनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। 2015 में उस वक्त के डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल और डीजीएलडीए अहद खान चीमा
और दीगर की मुबैना मिली भगत से लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील करवा दिया गया। शरीफ फैमिली ने मिली भगत से जाती उमरा में हजारों किनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरियाज डिक्लेयर करवाया। मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी तलब किया गया है। नैब ने मरियम नवाज को तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने एक दिन खामोशी के बाद मायनी खेज ट्वीट कर दिया। लिखा कि इजलास का दिन कहीं से भी बुरा नहीं था जब आपको मालूम हो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सच्ची बात यह है कि अब सेलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। सेलेक्टेड की ताकत कम हो रही है, उसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। मरियम नवाज ने किसको सेलेक्टेड कहा? समाज से बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह बोले, अभी तक इंफॉर्मेशन है, जब चीजें सामने आएंगी तब ही पता चलेगा नया सेलेक्टेड कौन है। जो सिलेक्टेड है, ये जब इंफॉर्मेशन था तो कहाँ किसी को ये मालूम था कि किस तरह से इसको आगे लाया जा रहा है। तो ये चीज तो जब सामने आएगी तो फिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है। वो मौजूदा रजीम के खिलाफ और सिविलियन बालादस्ती के लिए राना जो है वो पूरी तरह से जो है वो पीडीएम के साथ हैं। और जरदारी साहब ने जो तकरीर की वो उस मीटिंग की अमानत थी, और जब तक उस मीटिंग में कोई फैसला ना हो जाता वो उस मीटिंग का एक राज था। वो पीपल्स पार्टी को अब इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनकी मीडिया टीम में से किसी बंदे ने जो है उसे लाइव जो है वो मीडिया के साथ शेयर कर दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इत्तेहाद बनाते वक्त इस्तीफे का ऑप्शन रखा था। ऐसा हरगिज नहीं था कि इस्तीफों का ऑप्शन एटम बम की तरह आखिरी होगा। इसका भी इंतजार होगा कि पीडीएम का क्या बना। डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ राय आता रहता है। तो कल भी आया कि लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा। और चूंकि हम इब्तिदाई तौर पर जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है। इस्तीफे का ऑप्शन रखा है। इस्तीफे हमारा एटम बम है। और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। इस्तीफे हमारा एटम बम है। अब जब हमने फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असम्बली की इस्तीफे दे, आधा ऐवान खाली हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने CAC के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें और फिर आप हमें बताएं कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। आ रहा है बर्तनों से लड़ाई। फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफों की शर्त रखी तो आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया। हिसाब बराबर हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने समाज से बात करते हुए कहा कि पहले तो इस्तीफों की कोई शर्त नहीं थी, फिर जवाबी शर्त पर एतराज क्यों? मैं समझता हूं कि ये पहले शर्त नहीं थी तो शर्त क्यों लगाएगी, मुझे नहीं मालूम। मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि जी इस्तीफा देंगे तो लॉन्ग मार्च का असर होगा। फिर ये क्यों कहा गया था कि जी कंसेंसस के साथ होगा। कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि सारों की रजामंदी के साथ होगा। अब सारों की रजामंदी अगर किसी में नहीं होती तो वो क्या इनकार नहीं कर रहा, वो सिर्फ टाइम मांग रहा है। जरदारी साहब ने सर इस्तीफों को मियां साहब की वापसी से मशरूत क्यों किया है? सर पीडीएम के क़याम से ये मालूम था ना आप लोगों को, मियां साहब ने वापस तो नहीं किया था। सर उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? बात सुने बाबा, बात सुने। मौलाना साहब अगर लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफाओं की शर्त रखते हैं तो जरदारी साहब को जवाबन शर्त रखने में आप क्यों एतराज कर रही हैं? पीडीएम में इख्तिलाफात पर रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में मिठाई ले आए। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक को लड्डू लाहौर भेजने की पेशकश भी कर दी। 4-5 डब्बे जो लाए हुए आपने। अब मेरा ख्याल था पीडीएम का कोई ना कोई तो आज आपके प्रोग्राम में होगा। तो अब पाकिस्तानियों ये मोतीचूर का लड्डू जो मैं लेके आया था आज प्रोग्राम में, फिर मलिक साहब आपको खिलाना है, क्या करना है? ये दिखाएंगे इनको, खुद ही खाएं। PMLN वाला कोई कैमरा में खाएं एक। मैं तो खाऊंगा। बिस्मिल्लाह करें। ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये बाकी डब्बे आपके लिए हैं सर। मलिक साहब हैं? डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी हो सर। डॉक्टर साहब आपका मोतीचूर फिर मैं लड्डू किधर है इस वक्त? ये कराची है, सर जहाँ होंगे पहुँच जाएगा इन तक।
लाहौर साहब ये क्या बात, आज हमारा दिन था मिठाई खाने का, आप मैदान छोड़ के भाग गए। आप तो स्क्रीन पे भी मुझे नजर नहीं आ रहे, आवाज़ ही आ रही है सिर्फ इनकी, ये आवाज़ भी नहीं आ रही। चलो मुझे पता है बहुत दुख है, वो मैं टिशू पेपर भी लेके आया था साथ, वो भी मैं इनको देना चाह रहा था। आंसू निकल रहे होंगे जो इनके साथ कल किया मौलाना साहब ने भी जाते हुए। अदालती कार्रवाई का जिक्र कराची के एहतसाब अदालत में महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान लक से। इरफान बताइएगा क्या कार्रवाई हुई मजीद? देखें, आज मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। रऊफ सिद्दीकी जब सूबाई वजीर थे तिजारत के, उस वक्त का ये नैब की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है। उस दौरान 2008 से 2014 के दौरान गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं, जिसकी वजह से कौमी खजाने को 420 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से मुख्तलिफ मौके पर फर्द जुर्म मौखर होती रही है। ताहम आज तमाम मुल्जिमान अदालत में मौजूद थे। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को इल्ज़ाम पढ़कर सुनाए और बाकायदा फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने नैब हुकाम को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश किया जाए ताकि रेफरेंस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। 13 अप्रैल तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वाज़ेह कर दिया कि 70 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, बराह रास्त वैक्सीन लगवा सकते हैं। वो नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तो हमने कहा है कि 70 से ऊपर साल के जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, उनको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, वो वॉक इन करके लगवा लें। अगर वैक्सीन की लगातार फराहमी चलती रहे जैसे कि हमें उम्मीद है और जिसकी हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं और चेज़ के लिए भी एफर्ट्स सारी तकरीबन आखिरी मराहल में हैं, तो इंशाल्लाह ये जो अगली एज है, आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पे 50 से 60 वाली जो एज रेंज है वो अगली होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा आने वाले हफ्तों में मुमकिन है अप्रैल के दौरान ये मरहला आ जाए कि हम एज का ब्रैकेट फर्दर नीचे। और लाहौर में कायम पाकिस्तान के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर 30,000 से ज़ायद बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। इस सेंटर पर बुजुर्गों के लिए क्या सहूलियात रखी गई हैं, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल बताइएगा। हम पहुंचे हैं लाहौर के एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर। ये गोल्फ कार्ट बुजुर्ग शहरियों को रजिस्ट्रेशन डेस्क तक पहुंचाती है पार्किंग से। आइए चलते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ। यह है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का रजिस्ट्रेशन एरिया, जहां पर बुजुर्ग शहरियों के शनाख्ती कार्ड का इंदराज किया जाता है और उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन के लिए अंदर भेज दिया जाता है। टोकन सिस्टम के ऊपर उनको यहां पर बिठाया जाता है और इंतजार करने का कहा जाता है। हॉल में आकर वैक्सीनेशन से पहले ब्लड प्रेशर, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन रेट और बुखार चेक किया जाता है, जिसके बाद भेज दिया जाता है इस वैक्सीनेशन डेस्क की तरफ, जहां पर कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगा दी जाती है और फिर रेस्ट एरिया की तरफ भेज दिया जाता है। वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रखा जाता है। वैक्सीन से मुतालिक बुजुर्ग शहरियों की क्या राय है, आइए जानते हैं। सारी उम्र प्राइवेट्स कराता रहा हूँ, कभी इस तरह का नहीं किया जो यहाँ इंतज़ाम है। वेल डन। गाड़ी में बिठा के अंदर तक पहुँचाया है और अमला भी बहुत अच्छा है। हर तरीके से हमें मोर देन सेटिस्फाइड। रजिस्टर करवाया, साथ ही अंदर आ गए हैं और साथ इंजेक्शन लग गया। ये प्रोसीजर ज़्यादा से ज़्यादा सारा प्रोसीजर जो है ना वो 10 मिनट का। के पास खबरदार बिस्किट ना खाएं, तफसील जानिए अब से कुछ देर में। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स तो पूरी कौम के सामने हैं, लेकिन समा ने 2 ऐसे छुपे हीरोज भी ढूंढ निकाले जो जानलेवा वबा के खिलाफ मोर्चजन है। कौन है वो? लाहौर से आयशा अता हमें मिलवा रही हैं। मिलिए 18 साल तलत महमूद और इनकी बहन कमरुन्निसा से। उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोरोना की तशखीस में मदद करेगा।
कोरोना वायरस न्यू आया था पाकिस्तान में, तो टेस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। जो लोग पहले टेस्ट करवाने से पहले अगर इसमें एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे तो सिर्फ उन लोगों का टेस्ट होगा जिनको सीरियस सिम्टम्स होंगी। तलत की बहन कमरुन्निसा ने कोरोना के बायस रेस्टोरेंट बंद हो जाने पर कोड भी मुतारिफ कराया है। रेस्टोरेंट के बाहर जाकर इस कोड को स्कैन करने पर आप गाड़ी में बैठे ही अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। जो भी लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे वो जस्ट अपने कैमरे से उस QR कोड को स्कैन करेंगे, वहीं से वो अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, दोनों बहन भाइयों ने व्हाट्सएप के मुतबादिल ऐसी ऐप भी बनाई है जिसमें गलती से मैसेज डिलीट होने पर मोबाइल हिलाने से वापस आ जाता है, जबकि बिला इजाज़त चैट का स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकता। वतन अजीज में टैलेंट की कमी नहीं है। तलत और इनकी बहन की हौसला अफजाई करते हुए अगर इन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो यकीनन ये मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ आयशा तासमा, लाहौर। फैसलाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के अब कारोबार बंद होंगे। 3 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स को सील कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, मजीद क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल, आगे ही मुहिम चलाई, दुकानदारों को वार्निंग्स भी जारी की गई, मगर जब कोई ना माना तो फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने एक्शंस लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शहर भर में 60 शॉपिंग मॉल्स, 2 मैरिज हॉल, 12 स्कूल, 26 रेस्टोरेंट, 2 बस अड्डे जो हैं वो सील कर दिए हैं। इसके साथ साथ 10 मदरसों को भी इंतज़ामिया की जानिब से सील किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया हुकाम ये कह रहे हैं कि घंटा घर के इर्द गिर्द मार्केट्स में वायोलेशन ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे 10 दुकानदारों को 2 लाख से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि दुकानदार जो हैं वो SOPs की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और अब अगर इंतज़ामिया की बात को ना माना गया तो मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा। ताहम दुकानदार ये कह रहे हैं कि जो ग्राहक हैं वो SOPs पे अमल नहीं कर रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे और इंतज़ामिया उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि कोरोना फैल रहा है और फैसलाबाद जो है वो कोरोना के फैलाव के हवाले से हॉटस्पॉट भी है, इसलिए जो एक्शन हैं वो सख्त से सख्त किए जा रहे हैं। जी उस्मान सिद्दीक अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम का मिशन कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 6 UCs में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया जो 31 मार्च तक नाफिज रहेगा। डिप्टी कमिश्नर वस्ती के नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तजवीज़ पर ज़िला वस्ती में हॉटस्पॉट का तयन कर लिया गया है। नॉर्थ कराची, गुलबर्ग और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मुतासरा इलाकों में हर किस्म की नकलो हमल पर पाबंदी होगी। फैसला कुत्तों के काटने के वाकयात पर रत्तो डेरो और जामशोरों के MPS की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल जोगी, कौन है ये MPS? बिल्कुल, सिंध भर में कुत्तों के काटने के हवाले से दायर करदा पिटीशन पर समाअत हुई है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। रत्तो डेरो और जामशोरों के MPS की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। रत्तो डेरो के MP है फरियाल टालपुर, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा भी है। जामशोरों के MP है मलक सिकंदर, जिसकी भी जो रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली से वजाहत तलब की है कि MPS कुत्ता मार मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रहे। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने डिप्टी कमिश्नर लाड़काना और शिकारपुर से भी रिपोर्ट तलब की है और 31 मार्च तक जो है समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के जस्टिस आफ्ताब अहमद गौड़ साहब ने कुत्तों के काटने के वाकयात की जो पिटीशन है उस पर समाअत करते हुए सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि MPS जिनका काम है कि वो लोगों की हिफाजत करे, लेकिन वो हिफाजत नहीं कर रहे हैं और कुत्तों के काटने के वाकयात दिन बे दिन बढ़ रहे हैं। इस हवाले से एडिशनल एडवोकेट जनरल शफी चांडियो ने रिपोर्ट पेश करते हुए ये एतराफ़ किया कि 1,10,000 कुत्ते मारे गए हैं और अभी भी जो मुहिम है वो जारी है। इस हवाले से और जो इस मुहिम की निगरानी नहीं करेगा रुकनियत मुअत्तल की जाएगी, अदालत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। साहिल जोगी, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर स्कैंडल में पहली तलबी, नैब ने शुगर स्कैंडल से मुतालिक तमाम शख्सियात को तलब करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस पेशरफ से मुतालिक।
शुगर स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आई है। तमाम इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद अब नायब रावलपिंडी ने मुतलका शख्सियात को तलब करने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में पहला तलबी का नोटिस जारी किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सिकंदर उनको बुला लिया गया है। 25 मार्च को नायब ने कहा है कि वो रिकॉर्ड समेत पेश हों और अपना बयान कलमबंद करवाएं। उनसे 3 सालों में शुगर की पैदावार और पैदावारी लागत की तफसील तलब की गई है, जबकि 2017, 18 और 19 में दी जाने वाली शुगर सब्सिडी की तफसील भी मांगी गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 3 सालों में के दौरान सब्सिडी के लिए हुकूमत को तजावीज़ दी गई हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से, उनका भी मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। इससे पहले SECT समेत मुख्तलिफ इदारों से इकट्ठा किया गया था रिकॉर्ड नायब की जानिब से। चेयरमैन नायब ने यह हिदायत जारी की थी। नायब रावलपिंडी की टीम इसकी तफ्तीश कर रही है, जिसकी सरबराही इरफान मंगी खुद कर रहे हैं और अब पहली तलबी का नोटिस इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। 25 मार्च को ये तलबी नायब रावलपिंडी में होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बगैर असलहे से भी शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। आपको पता चले बिना मुल्ज़िमान कैसे आपका सारा सामान चोरी करके फरार हो जाते हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट पर देखते हैं। अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं या फिर बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं तो मोहतात रहें, कहीं आसपास खड़ा कोई शख्स आपके पास आकर बातचीत शुरू करे तो फासला रखें। कोई चीज खाने को दे तो ना खाएं। ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद से कराची आने वाले जुबैर के साथ। बस में बराबर में बैठे शख्स ने बिस्किट दिया और फिर ये बेहोश हो गया। बंदा आ गया, बुजुर्ग सा था बंदा, वो मेरे बराबर में आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसने मुझसे ऐसी बातचीत करी, सलाम दुआ जैसे करते हैं अमूमन बाहर कोई मिल जाए, तो मैंने उससे करी और बाकी मैं अपना हैंड्स फ्री लगा, अपनी स्नैप बना रहा था मोबाइल पर। फिर अचानक जाके उसने बिस्किट खोला और एक खुद खाया, एक मुझे दिया। मैंने बिस्किट खाया उससे लेके और उसके बाद मैं सब होश गवा बैठा, कुछ पता नहीं, मेरा सामान वगैरह सब ले गया। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अफसरान भी कहते हैं कि जालसाज अफराद हमेशा अपना तरीकेकार तब्दील करते हैं, इसलिए मोहतात रहना जरूरी है। कई केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, वो लेके खा लेते हैं या पी लेते हैं ऐसी चीज़ और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और वो लुट जाते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है इस मीडिया और इसके थ्रू कि कोई भी अजनबी शख्स से कोई भी मुसाफिर दौरान सफ़र, चाहे वो ट्रेन में सफ़र करे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कोई चीज़ लेके ना खाए। लिया है कि दौरान सफ़र अगर भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो खुद दुकान से ख़रीद कर ही खाऊंगा पीऊंगा, ताकि लुटेरों से बच सकूं। तो आप भी इसे अपनाएं और लुटेरों से महफूज रहें। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी केस में JIT और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब करने का हुक्म दे दिया। शहरी समीर की वालदा ने बयान दिया कि रकम ना देने पर CTD ने उनके बेटे को गायब कर दिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए हुए असातिज़ा का कराची में सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर है, मुस्तकिल किया जाए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, ये बताइएगा आगे का लाहे अमल क्या है इन मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, IBA पास असातिज़ा का आज तीसरा रोज़ है। यहाँ पर सिंध असम्बली के सामने एहतजाज जारी है। कल भी असातिज़ा ने कोशिश की थी CM हाउस के सामने जाने की और उन्हें रोक दिया गया था और उस पर झड़प भी हुई थी। तो आज इनके क्या मुतालबात हैं हम इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि आज तीसरा रोज़ है, तो अभी तक आपके क्या कोई सुनवाई नहीं हुई? मुतालबा क्या है कि हमारा जो राइट है एहतजाज वो हम कर रहे हैं। मुतालबा ये है कि हमने 4 साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जिए हैं, अपनी जॉब अच्छे तरीके से परफॉर्म किए। तो सुप्रीम कोर्ट का वाज़े ऐलान है, डिसीजन है कि जो बंदे जो हैं, जो भी एम्प्लॉय 3 साल तक काम करेगा उसको जो है वो रेगुलर करना है। इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पे 2 मरतबा धरना दे चुके हैं कि आपने सिंध असम्बली के तहत इस ऐवान के अंदर बैठकर आपने जो है कैबिनेट डिसीजन के तहत सैकड़ों मुलाजमीन डिफरेंट डिपार्टमेंट के आपने रेगुलर किए हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं रेगुलर किया जा रहा? असातिज़ा भी जो है यहाँ पर पुरअमन तरीके से धरना दिए बैठे हैं और इनका यही ऐलान है कि अगर इनके मुतालबात आज शाम 4 बजे तक पूरे ना हुए तो वो दोबारा फिर एक दफ़ा फिर CM हाउस के रुख करेंगे। जी मुदस्सिर नज़ीर अपडेट कर रहे थे। बंडल आइलैंड के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खदशात का इजहार। कहा हुकूमत सिंध 50 लाख घरों के मंसूबों में ताउन
नहीं कर रही। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर, वज़ीर आज़म ने मीडिया से बात की है, मज़ीद क्या कहा है उन्होंने? देखिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत जो वर्कर वेलफेयर फंड जिन लोगों को आज मकानात तकसीम किए गए हैं, उसकी तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म से जब ये सवाल हुआ कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे क्या आपसे ताउन कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि 50 लाख घरों के मंसूबों में सिंध हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। उन्होंने बंडल आइलैंड की मिसाल दी कि इस मामले पर वज़ीर आज़म ने बड़ा डिटेल बताया कि वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे और अपने खदशात का इजहार किया। जब पंजाब की बारी आई और एक सवाल हुआ वज़ीर आज़म से कि पंजाब के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कब्जा माफिया के खिलाफ हमारी जंग जारी है। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया से 200 अरब की रिकवरी करवाई है। बदकिस्मती से कब्जा माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं तो बहुत से सियासी लोग मैदान के अंदर आ जाते हैं। रावी मंसूबे की वज़ीर आज़म ने तारीफ की और वज़ीर आज़म ने जब ओवरसीज की प्रॉपर्टीज की कब्जे के हवाले से बात हुई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा रही हैं ताकि जो ओवरसीज लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी जायदादों पर कब्जे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 60वें बैच की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। मुल्तान से आसिफ बलोच की रिपोर्ट। ये गरूर, ये अदा पुलिस के इन नौजवानों की है जिन्होंने 9 माह से जायद का तरबीती कोर्स मुकम्मल किया। 60वें बैच के पासिंग आउट परेड में भावलपुर रीजन के 443 जवान शरीक हुए। मैं पास आउट होने वाले जवानों से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इस मेयार और कारकर्दगी को अपने पेशा वाराना फ़राइज़ की अंजामदेही में भी बरकरार रखेंगे। परेड के दौरान जवानों ने मार्शल आर्ट्स, वेपन हैंडलिंग, ह्यूमन टावर और दहशतगर्दों से निपटने का अमली मुजाहिरा पेश किया। बहुत अच्छी तरबियत हासिल की है, जिसमें हमारी इखलाकी तरबियत की गई है, जो कि पहले की निस्बत पुलिस एक महकमे से शिकायत रहती है। इंशाल्लाह उस शिकायत को दूर करेंगे। ड्रिल से हमने डिसिप्लिन सीखा और हम जिस तरह के हमें वेपन की ट्रेनिंग दी गई है, उसी तरह से हम जाके जराइम पेशा अनासर को ख़त्म करेंगे। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों में तारीफी इसनाद और नकद इनामात भी तकसीम किए। पास आउट होने वाले ये रिक्रूट पाकिस्तान से जराइम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान।